बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता। और ये बिहार के ही थे। तो आज हम लोग पढ़े जनतंत्र का जन्म। पहले लेखक परिचय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म था वो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में हुआ था इनका जन्म। और निधन हुआ इनका 24 अप्रैल 1974 को। उनकी माता का नाम था मानरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इसको आपको याद रखना होगा, माता मानरूप देवी और पिता रवि सिंह। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। और इन्होंने हाई स्कूल की जो शिक्षा थी वो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर इन्होंने बीए ऑनर्स किया पटना कॉलेज में। उसके बाद इन्होंने प्रधानाध्यापक का भी कार्य किया। फिर सब रजिस्ट्रार बने, डायरेक्टर बने, सब डायरेक्टर भी बने। और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी ये रहे। और बाद में चल के ये भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति का भी पद इन्होंने संभाला। इनकी जो रचनाएं हैं, इनमें जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि जो इनकी हैं, ये सब है इनकी काव्य कृतियाँ हैं ये सब। और इनकी जो और रचनाएं हैं, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल और कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब गद्य कृतियाँ हैं। मतलब इन्होंने इसको गद्य में लिखा था और बाकी वो जो पहले हमने बताया वो काव्य में थी, कविता में थी। तो दिनकर जी को जो संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उर्वशी जो इनकी काव्य कृति थी, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति उर्वशी, जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की भी उपाधि दी गई। और वे राज्यसभा के भी सांसद रहे। जो 12 लोगों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उसमें वे इनको कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से इनका राज्यसभा में भी इनको सदस्य बनाया गया। दिनकर जी छायावाद का एक समय, जब उसके बाद का जो समय आया तो उसके बाद ये इनकी जो रचनाएं जब आई तो इनको बहुत पसंद किया जाने लगा। और ये वीर रस की कविताओं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तो इसे 30 के दशक में ही रचनाएं शुरू कर दी थी, परंतु चौथे दशक में, 40 के दशक में इनकी रचनाओं को ज़्यादा प्रसिद्धि मिलने लगी और ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। और इनको प्रबंध काव्य के क्षेत्र में भी इनको विशिष्ट उत्कृष्टता इनको प्राप्त थी। और इनको इनका उर्वशी जो इनकी रचना थी उसको उसी क्षेत्र में बहुत इनको प्रसिद्धि और लोकप्रियता इनको प्राप्त हुई दिनकर जी को। राष्ट्रकवि दिनकर प्रस्तुत कविता जो आज हम पढ़ेंगे, जनतंत्र का जन्म, आज की जो कविता है जनतंत्र का जन्म, उसमें जनतंत्र के उदय, प्रजातंत्र के उदय और जनता की शक्ति, जनता की इच्छा और जनता की जो क्रोध और परिवर्तन की जो भावना है, इसी को उजागर इस कविता में दिनकर जी ने किया है। और कहा है कि जो सत्ता पे आरूढ़ है वो सिंहासन को खाली करे, क्योंकि भारत में अब लोकतंत्र आ चुका है। दिनकर जी की ये तस्वीर, कविता पाठ करते हुए कविता हम लोग पढ़ें। तो ये कविता जो है वो 26 जनवरी 1950, पहला गणतंत्र जब भारत मना रहा था, उस समय ये कविता लिखी गई। और उसी समय इन्होंने ये कविता लिखा। और इस कविता में जनतंत्र की शक्ति, जनतंत्र जैसा कि हम जानते हैं, जनतंत्र अर्थात प्रजातंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो उसी बात को इस कवि ने इस कविता में इस चीज जनता की शक्ति को जनशक्ति
का यहाँ पर चित्रण कवि द्वारा किया गया है कि जनता अधिक समय तक भ्रमित नहीं रहती है और जब वो जागती है तो सत्ता परिवर्तन और बहुत कुछ करके दिखा देती है। तो इस कविता को हम देखें। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह, समय के रथ का घग्घर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यहाँ पे कवि ये बताना चाहते हैं कि सदियों से, कई 100 सालों से जनता प्रताड़ित है, शोषित है और सत्ता पक्ष द्वारा, राजाओं द्वारा या अपने नेताओं द्वारा शोषित और ठगी जा रही है, एक तरह से ठगी जा रही है। तो जनता अब अत हो गया है, अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी है, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसे राख जैसे ठंडी हो जाती है तो राख में भी कभी कभी चिंगारी फूटती है, तो उसी तरह राख जो ठंडी राख है, जनता रूपी जो ठंडी राख है, वो भी अब सुगबुगा उठी है, अब उसमें भी चिंगारी जाग उठी है। और मिट्टी यहाँ पर आम जनता का प्रतीक है और सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी भी अब, आम जनता भी सोने का ताज, राजा बनने को तैयार है, शासन करने को तैयार है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी भी, अब आम जनता भी सोने का ताज पहनना अर्थात राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए तैयार है। दो राह, अब राह दो, उसे रास्ता दो, किसको, जनता को राह दो। समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब उसे राह दो, जो जनता अब जाग गई है, परिवर्तन के लिए उतारू है, बदलाव करना चाहती है, सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, उसको और राह दो, दो राह, उसको राह दो, रास्ता उसे दो। समय का घर घर नाद सुनो, अब समय परिवर्तनशील है, अब समय परिवर्तन होने वाला है। अब जनता चाहती है कि अब समय का परिवर्तन हो और घर घर नाद सुनो, जैसे घर घर आवाज़ होता है किसी के आने का, किसी भारी भरकम बदलाव का, ये सूचक है घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब हे सत्ताधारी, हे नेता, राजा, अब तुम सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब भारत में जनतंत्र का जन्म हो चुका है। अब यहाँ पर जनता शासन करेगी, न कि राजा शासन करेगा। इस तरह की पंक्तियाँ दिनकर जी की। जनता, अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। जनता को जो राजा है या नेता है या शोषक वर्ग है, वो उसको मिट्टी की अबोध मूर्त समझता है, जिससे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई एकदम असहाय है या उसको कोई किसी तरह का ज्ञान नहीं है, अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का उसको आभास ही नहीं है। उस तरह से कभी प्रश्न करता है कि जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्त है, जिसको बुद्धि नहीं है। अबोध मतलब जिसको बुद्धि नहीं है, ज्ञानहीन। मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। और जनता जो है वो गरीब है या शासकों द्वारा प्रताड़ित है, तो इसलिए वो, उसकी कसक है, उसके दिमाग में, उसके हृदय में एक तरह का दुख है, सदा सहने वाली। जाड़े और पाले का कसक, जाड़े और पाले का जो कष्ट होता है वो उसको सह जाती है, उसको सहने वाली जनता। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, यहाँ पर सांप जो है वो शासक वर्ग का प्रतीक है। अंग अंग में हर तरह से, हर चारों ओर से या हर प्रकार से शासक वर्ग जनता को सांप की तरह चूस रहे हैं। सांप जैसे खून चूस जाता है, उसी प्रकार से शासक वर्ग जो है हर तरह से जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है। तब भी न कभी मुंह खोल दर्द करने वाली, तब भी जनता कुछ उसका प्रतिकार नहीं करती है, विरोध नहीं करती है, सब कुछ सहती है। क्योंकि हमारे इस संस्कृति में राजा को पिता का दर्जा, देवताओं के समान उसको माना गया है, उसकी हर आज्ञा का पालन करना हमारी संस्कृति में बताया गया है। इसलिए राजा, प्रजा जो है ये, या जो जनता है वो उसका विरोध नहीं करती है और सब कुछ सह कर भी अपना मुंह खोलकर अपना दर्द नहीं कहती है। आगे दिनकर जी कहते हैं, जनता, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर कहती क्या है। तो आगे दिनकर जी कहते हैं कि हाँ लंबी जीभ वाली जो कसम खाते हैं, बड़ी वादे करते हैं जनता से या अपनी प्रजा से, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता जो है अपने अधिकारों को नहीं जानती है, न
न राजा या शासक और उसे उसका अधिकार देता है। जो उसे राजा बनाता है, जो उसे शासक बनाता है, उसी को वो अपना दास समझ के उसका शोषण करती है। इसी बात को इस कविता में, इस पंक्ति में राजा ने कहता है कि सचमुच ही बड़ी वेदना सहती जनता जो है, जिसको अधिकार देती है वही उसका शोषण करता है। तो इस बात की बहुत बड़ी वेदना है जनता को, जो उसको सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, इस बात पे क्या जनमत है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर कहती क्या। अब तो प्रश्न यही है कि जनमत क्या है, कि राजा को हटा दिया जाए, शासक को वर्ग का खात्मा कर दिया जाए, या क्या प्रश्न, यही प्रश्न है कि अब जनता के मन में क्या है। जब चुनाव होने वाला होता है तो अक्सर 50 तरह का पोल दिखाते हैं लोग, पूर्वानुमान मीडिया वाले, कि किस तरह का जनादेश प्राप्त होगा। तो यही बात हो कि प्रश्न जो है वो गूढ़ है कि जनता क्या कहती है, जनता का मत क्या है। इसी बात को कवि ने यहाँ पर दिखाया है कि ये प्रश्न भी गूढ़ है कि जनता क्या, किस प्रकार का बदलाव चाहती है भी कि नहीं चाहती। मानो, आगे कवि कहते हैं कि मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। तो आगे कवि तुलना करते हैं कि मानो जनता क्या है, मानो फूल है, जैसे वैसा फूल जिसको एहसास ही नहीं है, जिसको समझ में ही नहीं आता है, या इस बात का बुरा या इस बात का खुशी भी उसे नहीं होती कि उसे जब चाहा उतार लिया, या जब चाहा उसको सजा दिया, जब चाहा उसको पेड़ से नीचे उतार दिया, या कभी उसको अपने सर पर सजा लिया। ये एहसास ही नहीं है उसको, तभी वो सुगंध देता है, तभी वो खुशबू देता है, और तभी वो खिला रहता है जब उसे फेंका जाता है, तभी जब वो उसको तोड़ा जाता है तभी। तो इसी बात को कवि ने यहाँ पर कहा है। अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने में, अथवा कोई दूधमुही बच्ची है जिसको, दूधमुही मतलब बहुत छोटा बच्चा, दूधमुही मतलब हुआ यहाँ पर बहुत छोटा बच्चा जो दूध पीता हो, इतना छोटा बच्चा कि जिसको चार खिलौने में ही बहला दिया जाए, उसकी दुनिया जो है वो चार खिलौने में ही सीमित है। जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। जंतर मंतर यहाँ पर दिल्ली में एक स्थान है जहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है, शासक वर्ग के प्रति विरोध करने का एक स्थान है। कई आंदोलन वहाँ से शुरुआत हुए। तो जंतर मंतर उसका उस दूधमुही बच्ची का जंतर मंतर, या अपनी बात मनवाने का, या अपने कष्ट को कहने का सीमित हो गया है। उसका जो आंदोलन का जो क्षेत्र है वो चार खिलौने में ही खुश है। वैसे जनता उस दूधमुही बच्ची के समान हो गया है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रुकुटी चढ़ती है दोराह, समय के घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लेकिन उसे जो दूधमुही बच्ची समझते हैं, या उसको फूल समझते हैं, और चार खिलौने में जो फुसला लेना चाहते हैं, वो नहीं जानते हैं कि जब कोपाकुल मतलब क्रोधित है जनता, और उसकी भ्रुकुटी चढ़ती है, जब उसकी भौवें तन जाती है, तब क्या होता है, भूडोल होता है, मतलब भूकंप आता है, बवंडर आता है, भयंकर आंधी आती है। इस तरह की बातें होती है जब वही जनता जब क्रोध में आती है। इसलिए दिनकर जी कहते हैं कि राह दो उसे रास्ता दो, दो राह उसे रास्ता दो, समय के घर घर नाच सुनो, इस आवाज़ को सुनो जो भयंकर और मजबूत आवाज़ आ रही है। उस रथ की आवाज़ को, उस बदलाव की आवाज़ को सुनो और सिंहासन को खाली करो। ये बात कवि दिनकर जी शासक वर्ग से कहते हैं। हुंकारों से, ये जो लाइन है ये पिछली बार आया था क्वेश्चन, ये इसका भावार्थ लिखने का, लेखक का नाम लिखने का, और किस कविता से ये पंक्तियाँ ली गई है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली बार पूर्व में। तो ये सब भी बात भी आपको ध्यान रखना होगा। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। हुंकारों से, जब जनता के हुंकार आते हैं, जनता जब क्रोधित होती है, तो महलों के, महल यहाँ पर शासक वर्ग का प्रतीक है, महलों की नींव उखड़ जाती है, उसके जड़ उखड़ जाते हैं। कई शासक परिवार खत्म हो गए, जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, उन्हें राजा नहीं बनाया। कई बड़े बड़े राजघराने जो जनता के समर्थन के बिना समाप्त हो गए थे। इसी बात को, जब जनता का हुंकार, तो महलों की नींव उखड़ जाती है, वैसे वैसे राजतंत्र समाप्त हो जाते हैं। जिस राजतंत्र को, या जिस नेता को प्रजा का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, वैसे वैसे समाप्त हो जाते हैं। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं, और जनता के सांस के बल से ही, उनकी सांसों से ही, उनके धड़कन से ही, उनकी इच्छा से ही
ताज जो है वो हवा में उड़ जाते हैं। जनता की रोकी राह समय में ताव कहाँ। अब समय में इतनी शक्ति कहाँ है, समय में भी उतनी शक्ति नहीं जो जनता की राह को रोक दे। वह जिधर चाहती काल उधर भी मोड़ता है। काल यहाँ पर है मृत्यु का प्रतीक। वो जहाँ जो जिधर चाहती है काल उधर भी मोड़ती है। काल मृत्यु के देवता को कहा जाता है। आगे कवि कहते हैं, इस तस्वीर से आप समझिए कि जयप्रकाश नारायण जो थे संपूर्ण क्रांति जो करा, तो उस समय भी इस कविता को गाया जाता था और जनतंत्र के जन्म की कविता को उस समय भी कई सभाओं में गाया जाता था। तो आगे कविता पढ़े हम लोग। अब्दो मतलब वर्षों, शताब्दियों मतलब 100 वर्ष और सहस्त्राब्दियों मतलब 1000 वर्ष। वर्षों यहाँ पर अब्दो शताब्दियों सहस्त्राब्दियों का अंधकार। अब्दो मतलब वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष का अंधकार। बीता गवाछ अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय। चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि वर्षों का, शताब्दियों का और हजारों वर्षों का अंधकार जो है वो जनता ने सहा है, बर्दाश्त किया है और शासक वर्ग से शोषित हुआ है। तो वो एक प्रकार का जो अंबर में गवाछ यहाँ पर होगा खिड़की, एक प्रकार का जो खिड़की से इसका अर्थ लीजिएगा आप लोग। बीता गवाछ, वो समय बीत गया जब कई वर्षों का अंधकार जनता ने देखा है, शोषण जनता ने देखा है। तो अंबर में, आकाश में दहके गवाछ, खिड़की बन गया है। आकाश में एक ऐसा दहकता गोला, उसको सूर्य भी कह सकते हैं, वो तेज, वो चमक रहा है। यह और नहीं, वो क्या चीज़ है, वो दहकता हुआ गोला, वो आकाश में दहकता हुआ गोला एक खिड़की के समान, खिड़की से जैसे तेज आता है, सूर्य की रोशनी आती है, उसी प्रकार उस गवाछ, उस खिड़की से, आकाश में जो खिड़की है उस खिड़की से दहकता हुआ तेज प्रकाश आता हुआ, वो चीज़ क्या है, इस बात को आगे पंक्ति में लेखक कहते हैं कि यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न चाहिए। ये जो गवाछ है, ये जो खिड़की है, ये जो तेज है, वो जनता का जो स्वप्न है। चिरते तिमिर, तिमिर मतलब यहाँ पर होगा अंधकार। चीरते, तिमिर को चीरते, अंधकार को चीरते हुए, अंधकार को चीरकर प्रकाश जैसे निकलता है, जैसे दिया जलता है, तो उसी तरह वक्ष उमड़ते जाते हैं। लगता है कि हृदय से, आकाश के हृदय से एक रोशनी, एक तेज अंधेरे को, शोषण को चीरते हुए आ रहा है। आगे कवि कहते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। दिनकर जैन कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र, यहाँ पर 33 कोटि उस समय भारत की जनसंख्या थी। तो यहाँ पे कहते हैं कि 33 कोटि, आज 33 कोटि जितनी भी जनसंख्या है भारत की, वो सब क्या है, वो राजा बनेंगे आज। इसलिए सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस भारत को कहा भी जाता है विराट लोकतंत्र। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 कोटि जनसंख्या और हर जनमानस के लिए, हर भारतीय के लिए सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, और सारी भारतवासियों का, सारी प्रजा का आज अभिषेक होगा, राज्याभिषेक होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, ऐसा कवि दिनकर जी कहते हैं। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो मंदिरों में बहुत पूजा होता था। राजप्रसाद मतलब हुआ राजमहल, राजप्रसादों में और तहखानों में, जहाँ राजाओं के खजाने रहते थे, वहाँ पर भी बहुत पूजा होता था। तो इसी बात को कहते हैं कि मंदिरों और राजप्रसादों में कहाँ तुम खोज रहे हो अभिषेक करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए। देव, यहाँ पर तो लोकतंत्र में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र में देवता कहाँ रहते हैं, यहाँ पर सड़कों पर गिट्टी तोड़ते आपको मिल जाएंगे देवता, या राजा जो अब बनेंगे। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहाने में। यहाँ पर किसानों को भी और मजदूरों को भी लेखक ने देवता कहा है। आगे लेखक कहते हैं, फावड़े और हल राजदंड बनेंगे। आखिरी पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि फावड़े
मतलब कुदाल और हल, हल जिससे खेती की जाती है, तो राजदंड बनेंगे। राजदंड होता था एक तरह का एक छड़ी की तरह होता था, जिसके हाथ में राजा को दिया जाता था, और राजदंड का मतलब होता था जिस हाथ में छड़ी होगा वो न्याय करेगा। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था अपने राज्य का, तो इसलिए जो फावड़े हैं, जो कुदाल और हल है, वही राजदंड बनेंगे। वही जिसके हाथ में होगा वही न्याय करेगा, वही शासन करेगा। यहाँ पर ऐसा दिनकर जी कहते हैं। धूसरता, धूसरता मतलब मिट्टी, धूसरता मतलब होगा मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है। मिट्टी यहाँ पर आम जनता से है, वो सोने से श्रृंगार सजेगी आम जनता की। धूल धूसरित जो जनता है, धूल में नहाई हुई जो जनता है, वो सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह, अब यहाँ पर फिर लेखक कहते हैं कि रास्ता दो किसे, उस रथ को जो घर घर करते हुए आ रही है, परिवर्तन का जो सूचक है, बदलाव का जो सूचक है। और उनके लिए, आम जनता का जो ये रथ है, उनके लिए सिंहासन को खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर को कॉपी पे भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन आंसर हमने लिखने का प्रयास किया है कि आप इसको एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो इसको कॉपी पर उतारें, इसको एक दो बार पढ़ें और लिखें भी इसको, ताकि आपको लिखने में भी, वर्तनी में कहीं गलत ना हो। कवि की दृष्टि में समय का घक्खर नाद क्या है? तो घक्खर नाद जो है वो बदलाव का सूचक है। घक्खर नाद परिवर्तन और बदलाव का सूचक है। जो सदियों से चलती आ रही जनता जो है वो बदलाव चाहती है, और जनता का परिवर्तन चाहती है, और सिंहासन को खाली करके आम जनता को उसमें बैठाना चाहती है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? तो कविता के आरंभ में कवि शोषित और पीड़ित जनता के रूप में यहाँ पे करता है, जो वर्षों से शोषित है और उसको बदलाव चाहता है। और जनतंत्र का जो यहाँ पर चित्रण है, यहाँ पर लेखक ने जनता की शक्ति का चित्रण अधिक बलपूर्वक, अधिक गंभीरता से यहाँ पर किया है। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? तो कवि की दृष्टि में नेताओं या राजाओं के दृष्टि में जो जनता है वो दूधमुही बच्ची या फूल के समान है, इसको जब चाहा उठाया, जब चाहा तोड़ दिया और चार खिलौनों में उसे फुसला दिया, क्योंकि उसको चाहता है कि ऐसा वो इसलिए चाहता है क्योंकि जनता उसका विरोध नहीं करती है, उसके हर दुख को सहती है और राजा को, अपने शासक को इज्जत देती है, उसको महान समझती है। इस वजह से भी ऐसा लोग समझते हैं। कवि का क्या कहकर प्रतिवाद किया है? तो ये कहकर प्रतिवाद किया है कि अगर जब जनता क्रोध में आती है तो धरती कांपती है, भूकंप आ जाता है और बवंडर आ जाता है और सत्ता में परिवर्तन आ जाता है। कवि जनता के स्वप्न को किस तरह चित्र खींचा है? तो कवि जनता का जो है स्वप्न जो है अजय है, जो एक सूर्य के समान आकर अंधकारमय युग का अंत करना चाहती है। विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? विराट जनतंत्र का स्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है, चीन के बाद जो भारत दूसरे नंबर पर है, और चीन में लोकतंत्र वहाँ पे नहीं है, और भारत में लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को ही कहा गया है। और कवि ने किनके सिर पर मुकुट रखने की बात कही है? तो कवि ने सभी जनता, 33 कोटि जनता, उस समय 33 कोटि जनसंख्या थी, अभी तो बहुत ज़्यादा है, तो उस सभी पे के सर पर मुकुट रखने की बात कही है। और क्योंकि हर व्यक्ति, हर जनता भारत का राजा होगा और जनतंत्र का शासन होगा। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? आज के देवता मजदूर और कृषक हैं, और वे कहाँ मिलेंगे? सड़कों पे मिलेंगे मजदूर, और किसानों में कहाँ मिलेंगे? खेतों में मिलेंगे। कविता का मूल भाव है जनतंत्र की शक्ति का प्रदर्शन, जनशक्ति का प्रदर्शन कविता का मूल भाव है। और इसको आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर से कॉपी पे लिखिए और इसको देखिए। और इस तरह व्याख्या भी है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जनतंत्र के जन्म से हमने कई बार बताया है, इस तरह से आपकी व्याख्या भी करना है। और कई प्रकार से आपको 2 बार 3 बार इसको देखिए। और ये जो हमने पहले भी बताया कि ये जो क्वेश्चन था आपको आया था,
इस बार क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, कहीं से 2-4 लाइन दे देगा और पूछेगा कि किस पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है और उसका भावार्थ लिखिए। 6 नंबर 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से 2 बार 3 बार इसको पढ़ना है। कविता को तो और ध्यान से इसकी पंक्तियाँ को पकड़ने के लिए, व्याख्या करने के लिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है, पहले शुरुआत करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद उत्तर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जनतंत्र के जन्म शीर्षक से लिया गया है इसका। और तो इन सारी बातों को आप कॉपी पे लिखिए। और भाषा की बात जो है, निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखें। तो सदी कहते हैं 100 वर्ष को, सदी मतलब 100 वर्ष। और भूडोल है, भूकंप को कहते हैं। राख मैंने बुझा हुआ आग, जो अवशेष बच जाते हैं लकड़ी की अंगूठा के। भुरकुटी मने भौं, ताज मतलब मुकुट, काल का मतलब समय या काल उसको भी कहते हैं, मृत्यु के देवता को। सिंहासन को राजगद्दी या सिंहासन कहते हैं। तिमिर मतलब अंधकार, कसक मतलब क्षोभ या कष्ट हो गया। नाद मतलब ध्वनि, दर्द मने पीड़ा। राजप्रसाद राजमहल को कहते हैं। करुणा, करुण मतलब कष्टदायक। और मंदिर जो है वो घर को कहते हैं। नाद ध्वनि को कहते हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, इसको आप उतार भी सकते हैं कॉपी पे अपने। इसको आप लोग उतारिए। और लिंग निर्णय करना है, तो लिंग निर्णय में ताव का पुल्लिंग, वेदना स्त्रीलिंग, हुंकार पुल्लिंग, गवाच पुल्लिंग, अभिषेक पुल्लिंग, प्रजा स्त्रीलिंग हो जाएगा, दर्द पुल्लिंग, कसम स्त्रीलिंग, बवंडर पुल्लिंग, जगत पुल्लिंग और श्रृंगार होगा स्त्रीलिंग। आप इन सब को भी कॉपी पर लिख के एकदम याद करना। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसमें ये सब आने की पूरी संभावना है। इसको देखिए और अपना कमेंट दीजिए, ठीक है। और कविता के समासिक पद चुने और समास निर्दिष्ट कर। तो कविता में जो समासिक पद मुझे मिला इसे है सिंहासन, सिंह चिन्हित आसन। और इसमें जो समास है मध्यम पद लोपी समास। अबोध का होगा न बोध, जिसको ज्ञान न हो, तो न बोध हो जिसको नणे समास। अ लगा देने से जैसे अ लग जाता है तो वो नणे समास हो जाता है, मैंने कई बार बताया है। ये अबोध जो है, तो वैसे ही जनमत, जनों का मत, तत्पुरुष समास। ऐसे आपको अ देखिए यहाँ पर भी लगा है अजय, तो न जय हो जिसका, न जय नणे समास। अ जिसमें लग जाएगा वो उपसर्ग, वो नणे समास हो जाएगा। तो इन सब को उतारिए आप लोग अपने कॉपी पे और अच्छे से लिखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको ये पाठ एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पाठ और लोकप्रिय कविता है, आने की पूरी संभावना है बोर्ड की परीक्षा में आपके, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।